आ, अच्छा, मैं जी टाटा कंपनी से कुछ राजनीतिक विषय में आना चाहता हूँ जी कि आज जो 1932 खतियान के लिए सभी जगह, झारखंड में, उड़ीसा में और बंगाल में, जो आज यहाँ के कुड़मिल धरना दिए हुए हैं और लड़ रहे हैं, तो ये 1930 तक कुर्मी की जनगणना जो इसकी जो जनसंख्या थी, और यहाँ उस समय के अंग्रेज जो उन्होंने कुर्मी को एबोरिजिनल ट्राइब कहा, एनिमिस्ट कहा और प्रिमिटिव ट्राइब कहा। तो 1931 के बाद ऐसा क्या हुआ, या 1950 तक, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इनको आदिवासी से की सूची से हटा दिया गया? देखिए, आदिवासी सूची से उनको 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर में हटाया गया। क्यों हटाया गया किसी को पता नहीं है, लेकिन हम आप जानते हैं क्यों हटाया गया। जमीन की वजह से हटाया गया और कोई वजह नहीं था। उनको लगा कि शायद ये इनका विरोध कम होगा, इसीलिए शायद संथालियों को नहीं हटाया गया, इनको हटा दिया गया, है ना। संथाल और कुड़मियों में फर्क नहीं है, दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। हाँ, तो इनको हटाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं से सरकार को ये लगा कि इनको हटाने से ज्यादा विरोध नहीं होगा, हटा दिया। संथालियों को, अगर संथालियों को इसके साथ करते तो शायद विरोध बड़ा हो जाता और दोनों मिल जाते तो और बहुत मुश्किल होती। तो संथालियों को नहीं हटाया, मुंडा लोगों को नहीं हटाया, दूसरे लोगों को नहीं हटाया, इनको हटा दिया, है ना। ये सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत किया। लेकिन आपने जो सवाल पूछा 1932 का, देखिए 1932 को क्या नाम है, अभी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, लेकिन 1932 है क्या? 1932 जो है वो एक बेसिकली एक आर्बिट्ररी साल है। लैंड एलियनेशन तो और पहले भी हुआ ना, जैसे टाटा को लैंड 1907 में मिला, लेकिन एक एक जैसे होता है ना कंसेंसस, जो आदिवासी यहाँ के हैं खासतौर कुड़मी लोग, उनके बीच में एक था कि अगर 1932 को भी कट ऑफ ईयर मान लिया जाए डोमिसाइल के लिए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि सर्वे और पहले नहीं हुआ, या 32 में ही सब जगह सर्वे हुआ। 1932 में सारे मानभूमि में सर्वे नहीं हुआ, है ना। तो उस सर्वे दूसरे जगह दूसरे समय में भी 1925 में सर्वे हुआ, 1793 में भी सर्वे हुआ है ना। उससे पहले मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि टोडरमल साहब ने सबसे पहला सर्वे किया था, सर्वे करवाया था। टोडरमल जो मुगलों के अकबर के समय के थे, टोडरमल ने सबसे पहला जो सेटलमेंट, ये सर्वे सेटलमेंट करवाया था, टोडरमल थे। तो खैर टोडरमल की बात तो कोई नहीं कर रहा, उतने पुराने सेटलमेंट की बात लोग नहीं कर रहा। 1900 के आसपास की बात क्यों हो रही है? क्योंकि 1900 के बाद लैंड एलियनेशन ज्यादा शुरू हुआ है ना। कानून कब बना? आप जाइए कानून के पास, लैंड एक्विजिशन का कानून कब बना? 1894 में। और अंग्रेजों ने तुरंत आनन फानन में उसका इस्तेमाल करना नहीं शुरू हुआ किया, इस्तेमाल करना शुरू किया करीब 1900 के आसपास, तभी तो 1907 में टाटा आई, है ना। तो 1900 का कट ऑफ डेट उस कानून की वजह से आप समझिए। 1894 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है और 1895 का जो गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट है, उसकी वजह से 1900 का जो साल है वो एक कट ऑफ ईयर है। जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में जमींदारी थी, झारखंड में नहीं थी। आदिवासी, बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में राजसी शासन, हाँ राजसी शासन था, लेकिन जमींदारी जैसी बात नहीं थी, है ना। तो इसलिए जमींदारी का कानून यहाँ नहीं लागू था, लैंड जमींदारी एबोलिशन एक्ट का यहाँ कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कानून बनाया गया, जो मैंने पहले कहा कि मानभूम सबसे बड़ा इलाका था जो फंसने वाला था लैंड एक्विजिशन एक्ट में, है ना। सब पूरे देश का सबसे बड़ा इलाका। तो 1900 का जो टाइम है उसको आप इससे जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू देखा, नेता है सब अलग अलग, लेकिन पढ़ते लिखते नहीं है, इसलिए पता नहीं है। तो ये कनेक्शन उनको समझ में नहीं आया कि 1900 का जो साल है वो जुड़ा हुआ है 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट से। जैसे मधु कोड़ा जैसे लोग, हाँ मधु कोड़ा है, नाम लेना बेकार है, नहीं तो मैं दीकू हूँ, अभी सब डंडा लेके मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैं ले सकता हाँ नहीं, आप ले सकते हैं, लेकिन मैं तो दीकू हूँ ना। मेरे ये सारे नेता जो हैं अपने लोगों को भेज देंगे कि दीकू है, इसको भगाओ जमशेदपुर से। तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सब अस्थायी निवास है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? खैर कलकत्ता तो चला जाऊंगा, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेता, इनसे डर लगता है। लेकिन इनको समझ नाम की कोई चीज नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ते लिखते तो इनको समझ में आता कि 1900 का जो डेट है वो 1894 से जुड़ा हुआ है, लैंड एक्विजिशन एक्ट का साल से। वो 1895 से जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट से। क्योंकि ये कानून बनते बनते तुरंत क्या नाम है तोप लेके नहीं आ गई थी
अंग्रेजी सरकार मानभूमि में कि अब तो हम कब्जा कर लेंगे। धीरे धीरे सारा चीज धीरे धीरे हुआ। तो लैंड एलियनेशन कब शुरू हुआ मानभूमि का? 1900 के आसपास, है ना। 1900 के बाद ही ये सारा जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, ये रांची, ये सब बना। उससे पहले नहीं बना। इसलिए 1932 जो है वो एक जिसको आर्बिट्ररी तरीके से जिसको फिक्स करना है, बस ठीक है, मेरा मेंटल मेकअप हो गया कि 1932 का अगर आप खतियान को मानते हो तो हम संतुष्ट हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 1900 से 1932 के बीच में अगर थोड़ा बहुत मतलब लैंड एलियनेशन अगर हुआ भी है तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। समझिए बात, हम उसको इग्नोर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 1932 के ऊपर नहीं जाएंगे। बात समझ गए? इस पर कुड़मी लोग एकदम एडमेंट हैं। मेरी तो बात होती है क्योंकि मैं इनका वकील हूं। इनको कुड़मियों को आदिवासी डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि आपने 1950 में जो इनको निकाला बिल्कुल गैर वाजिब, गैर कानूनी और संवैधानिक तरीके से निकाला, तो वो पिटीशन हम लोगों ने फाइल किया है रांची हाई कोर्ट में। मैं उनका वकील हूं तो उनसे मेरी बात होती है। तो इनका यही कहना है कि 32 से पहले कुछ हुआ हम मान लेंगे, लेकिन 32 के बाद जो हुआ हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात जो मैंने अभी तक कही, अगर इतनी बात ये सारे नेता लोग सुन लें तो उनको समझ में आ जाएगा कि क्यों 1932, है ना। 1932 इसलिए कि लैंड एलियनेशन शुरू हुआ 1894 का कानून और 1895 के कानून के तहत 1900 के बाद। इसलिए 1900 से 1932 के बीच में हमको कोई एक साल पे हमको डिसाइड करना था। कट ऑफ डेट 25 भी हो सकता था, है ना। 1907 भी अंग्रेज जब क्या ना टाटा बनी तब भी हो सकता था। मैं ये बार बार कहता हूं कि 1907 भी हो सकता था, 1925 भी हो सकता था, लेकिन कुड़मियों ने कहा कि 1932 हो जाए तो हम इस कट ऑफ डेट को हम मानने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ये है 1932 का इतिहास। तो आप बताइए लोगों को, दिखाइए इस इंटरव्यू को, ताकि उस पर जो विवाद हैं और जो गैर वाजिब चीजें आ रही हैं मीडिया में वो बंद हो। ये नेता जो है बिना सोचे समझे जो बयानबाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और उसकी वजह से एक गैर क्या उसको कहते हैं, बयान नहीं उसकी वजह से जो एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। मतलब अब समझिए संथाली और कुड़माली, इनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन इन नेताओं की वजह से लगता है कि अब संथाली कुड़माली लड़ जाने वाले हैं। कुड़मी लोग, ये क्या कर रहे हो तुम? संथालियों और कुड़मालियों के सारे इंटरेस्ट एक जैसे हैं, इनके बीच में कोई मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई विवाद नहीं है, लेकिन ये नेता खड़ा कर रहे हैं विवाद, है ना। जैसे मधु कोड़ा जी मेरे दोस्त हैं। मधु कोड़ा जी आज के हैं क्या? काफी पुराने। यहाँ उनका जो क्षेत्र है वो तो उनका बनाया हुआ जमीन नहीं ना है, उनके तो पूर्वज हैं। उनको क्या लेना देना है 1962-64 से? वो क्यों 64 की बात कर रहे हैं? बेसरा जी तो आदिवासी हैं, वो काहे 1964 की बात कर रहे हैं? वो 1964 की बात इसलिए कर रहे हैं कि इत्तेफाक से उनके पास जो कागज है 1964 का, उसे क्या फर्क पड़ता है 1964 का? भाई आप आदिवासी हैं, आप हैं इसमें हजारों साल से। तो लोग जब आपके बारे में जानते हैं कि आप आदिवासी हैं, तो अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपका जीन बताता है कि आप हजारों साल से हैं, आपके पास कागज 1964 का है, उससे क्या फर्क पड़ता है? और आपको क्यों डर लग रहा है 1964 से? मधु कोड़ा के क्यों डर लग रहा है 1964 से? नहीं, तो सरकार तो बोली हुई कि ग्राम सभा उससे आपको उसमें ये करेगी। देखिए, इसमें से जो नेता हैं उसमें कुछ नेताओं को इसलिए डर लग रहा है कि उनके पास जो कागजात है जहां के हैं वहां का नहीं है। हम तो समझ रहे हैं ना, ये उठ के जैसे कोई उड़ीसा से उठ के आ गया, हम नाम नहीं ले रहे हैं, आप आ गए, रहते हैं जमशेदपुर में, आपके पास कागजात जमशेदपुर का है, आपने किसी आदिवासी की जमीन रखी हुई है, आपके पास कागजात जो है गलत है, तो आप तो कागजात नहीं दिखा पाएंगे, तो आप डर रहे हैं, आप वापस मयूरभंज नहीं जाएंगे, है ना। आप वापस जिस जिले से आए हैं या मानभूम के जिस क्षेत्र से आए हैं आप जाएंगे नहीं। तो भाई आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास मानभूम के उस जिले में हमारे पास मेरे पूर्वजों की जमीन है, तो हो गया ना भाई। तब आपको 64, 62, 1900 से क्या लेना देना है? आप तो हजारों साल से यहाँ हैं। जो मयूरभंज से आए हैं या किसी दूसरे जिला से आए हैं, वो भी मयूरभंज में हजारों साल से हैं, आदिवासी हैं, है ना। लेकिन उनको डर मयूरभंज के लिए नहीं है, उनको डर है जमशेदपुर का। और कुछ अपने राजनीतिक स्वार्थ भी है। हाँ बिल्कुल। जैसे बेसरा जी आज से 6 महीने पहले 1932 कर रहे थे, लेकिन अचानक 32 तो अभी भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। उनका इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें कहा कि देखिए 32 जो है यहाँ के जो आदिवासी हैं उनका खतियान का ईयर तो है, वो तो हमको मानना पड़ेगा, वो कह रहे हैं।
लेकिन उनके पास नहीं है, वो डर भी बता रहे हैं कि मेरे पास 1964 का है। अरे भाई, आप जहां के हैं वहां का देखिए ना कागजात, आपके पूर्वज तो हजारों साल से हैं, आपको 1964 से क्या लेना देना? आप जमशेदपुर में, आपके पास, आप कहिए आपके पास कोई कागज नहीं है, आप जबरदस्ती कब्जा करके रहे, भाई आदिवासी का जमीन ही है ना, आपको कौन हटाएगा? कोई नहीं हटाएगा। तो इन नेताओं को जो जमशेदपुर में बस गए हैं, उनको तो कोई हटाएगा तो सबसे पहले AK श्रीवास्तव को हटाएगा। क्योंकि मैं मानूंगा हूं नहीं, है ना। AK श्रीवास्तव को डर नहीं लग रहा है, बेसरा जी को और कोड़ा जी को डर लग रहा है, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकता है ना। नहीं, इसमें तो किसी को हटाने का सवाल ही नहीं है सर, ये तो केवल एक रोजी रोजगार करने का, नौकरी करने का सबको संविधान ने हक दिया है। हम भी रोजी रोजगार यहाँ कर रहे हैं। हम रांची हाई कोर्ट में भी अपीयर करते हैं, कलकत्ते में भी, अब कलकत्ता हाई कोर्ट के हम मेंबर हैं, वहां मेरा घर है। इत्तेफाक अच्छा है कि मेरा जो घर है वो कलकत्ता में, अगर यहाँ होता तो पता नहीं क्या होता। लोग कहते हैं कि भाई आप भी जिसमें रह रहे हैं उसमें आदिवासी जमीन पर है, तो हम अपने भाई के घर में रहते हैं, तो झमेला ही खत्म हो गया। चलो, नहीं, इसमें जमीन रहने की कोई बात नहीं है। ये तो इसमें कहा गया है कि आप जो झारखंडी है, जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी है, उनको उनका हक दिया जाए, बस यही एक मांग है। तो जी बिल्कुल सर, आपसे काफी बात हुई, आपने काफी अच्छी अच्छी बातें हमारे झारखंड के लोगों को बताई, और यहाँ के लोग हो सकता है कुछ अपने दिमाग को आपकी बात सुन करके दिमाग को फ्रेश करेंगे। और अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि झारखंड सरकार को 1932 के खतियान को लेकर के, या झारखंड के जो जनता है उसके लिए आप क्या राय देना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये संशोधन करें। शैलेंद्र महतो जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने, मैंने भी कहा उससे पहले, कि शेड्यूल 9 की बात उसमें क्यों लिखी हुई है। शेड्यूल 9 की बात जो है वो आरक्षण में के चलते, तमिलनाडु में जो ज़्यादा आरक्षण का जो रेंज है वो बढ़ाया गया 50 से ऊपर, तो वो कन्फ्लिक्ट हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ। तो उस कन्फ्लिक्ट की वजह से उसको उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा केंद्र सरकार को कि आप इसको रखिए। तो वहाँ की एक विशेष परिस्थिति है, उसके तहत 50% से ज़्यादा आरक्षण गया, उसकी वजह से उसको शेड्यूल, हालांकि शेड्यूल 9 को हम बिल्कुल ड्रैकोनियन और संविधान विरोधी मानते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा कि पहला संविधान संशोधन का वो प्रोडक्ट है, और मैं करता नहीं अगर मैं नेहरू जी रहता तो, ठीक है ना। तो हम जो किए हैं 1932 जो कर रहे हैं, इसमें फंडामेंटल राइट का कहाँ वायलेशन है? नहीं है ना। इसमें जो जमीन की बात, जमीन बचाने की बात कर रहे हैं, वो तो उनकी जमीन बचाने की बात कर रहे हैं जिसका है। किसी की जमीन लेने की, जो गैर आदिवासी है, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा जमीन है जो आदिवासियों की नहीं है, उस पर अगर कुछ लोग बसे हुए हैं, हम तो उसको लेने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो लैंड एक्विजिशन की बात ही नहीं। लैंड एक्विजिशन जो है वो अपने आप में एक असंवैधानिक बात है, आप समझिए। लेकिन 1932 का खतियान के द्वारा हम लैंड एक्विजिशन की बात तो नहीं कर रहे हैं। हम तो ऐसा कोई कानून नहीं बना रहे हैं कि भाई हम लैंड एक्वायर करेंगे। अगर वो करते, जिसमें खतरा रहता है कि भाई जबरदस्ती हमको किसी से लैंड लेना है, तब हमको शेड्यूल 9 की जरूरत पड़ती, क्योंकि वो एक ड्रैकोनियन शेड्यूल है। जितना वाहियात कानून बनाओ उसमें डंप कर दो, और उसको सुप्रीम कोर्ट जो है डिक्लेयर नहीं कर सकती है कि ये नल एंड वॉइड है। उसका इस्तेमाल इसीलिए होता है कि जितना मानवाधिकार हनन करने वाला कानून है, वो सारे कानून को हम लोग डंप कर देते हैं शेड्यूल 9 में, ताकि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट भी तो एक से एक कन्फ्लिक्टिंग फैसले की है ना। वो कब क्या बोलती है उसका कुछ पता नहीं, कब क्या बोल देगी कुछ पता नहीं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के भी अपने जजमेंट्स इतने कन्फ्लिक्टिंग है कि जिसकी वजह से, जैसे उसने कह दिया कि शेड्यूल 9 जो है वो असंवैधानिक नहीं है, तो हो गया संवैधानिक। अब संवैधानिक बन गया तो वो एक गंदा कुआं है, एक भंवर है, जिसमें जितने घटिया कानून आपको बनाना है उसको उठाइए, डाल दीजिए शेड्यूल 9 में, और उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं करेगी, है ना। तो हमने 1932 का जो कानून बनाया, ऐसा कोई घटिया कानून नहीं है, तो उसको शेड्यूल 9 की जरूरत क्या है? किसने बनाया? किसी बिहारी ने बनाया क्या उस ये को? है ना, जरूर किसी बिहारी ने बनाया है। जो दिमाग लगा है, जो वकील हैं, वो सब बिहारी हैं, उसमें कोई आदिवासी दिमाग नहीं लगा है। आदिवासी दिमाग लगता तो उसको लगता कि भाई हम कहाँ फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं, हम कहाँ लैंड एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, हमको क्यों जरूरत है शेड्यूल 9 की। तो हमको हेमंत सोरेन को सलाह ये है कि भाई अगर ईमानदारी से करना चाहते हैं, मतलब मन में ईमानदारी है कि हम सच में करना चाहते हैं तो इसको बदलिए। आपने एक गलत कानून बनाया है, उसमें गलत धाराएं, उसमें गलत प्रोविजंस डाले हैं, और आप बिना मतलब का सेंट्रल गवर्नमेंट को आप इन्वोक कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट का हमको कोई दरकार नहीं है कि वो इंडोर्स करे, हमको पार्लियामेंट की कोई दरकार नहीं है।
हम एक इंडिपेंडेंट कानून बना सकते हैं और इस कानून को संवैधानिक तौर पर अगर चैलेंज होता है तो हम इसको क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट में उस चैलेंज को चुनौती दे सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं अपना कानून। तो कानून को पहले ठीक करिए, ठीक नहीं करिएगा तो आपकी मंशा पर शक होगी। हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन शैलेंद्र महतो जी ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उनको और उनके बयान भी आए हैं, उन्होंने मंशा पर शक किया है। हम नहीं कर रहे हैं, हमको लगता है कि इनकी इनकी मंशा सही है हेमंत सोरेन की, क्योंकि हेमंत सोरेन को देर से ही सही ये समझ में आया है कि खतियानी का कानून जो है उनकी जो राजनीति, आदिवासी की जो राजनीति है उसको मजबूती प्रदान करता है, झारखंड के लिए बहुत जरूरी है, मानभूमि के लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए या पुनर्स्थापित करने के लिए मैं कहूं, उन्होंने ये किया है, तो बहुत अच्छा काम किया है और बहुत हिम्मत का परिचय दिया है। बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहे थे, उसके बीच में से उन्होंने इस कानून को घसीट के बाहर निकाला है और उसको इंप्लीमेंट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि उनकी मंशा गलत नहीं है, मैं मानता हूं, ठीक है ना। लेकिन मंशा गलत नहीं है ये साबित करने के लिए उनको बहुत सारा काम करना है, क्योंकि कानून उन्होंने गलत तरीके से बनाया, या जिन लोगों ने भी बनाया है वो गलत कानून बनाया है। शैलेंद्र महतो गलत नहीं कह रहे हैं। तो शैलेंद्र महतो की ये जो बात है कि कानून गलत बना है, उससे मेरी बिल्कुल सहमति है कि कानून गलत बना है। ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। जल्दबाजी तो हुई है, क्योंकि इनको कुछ दिन पहले ही उन्होंने विधानसभा में कहा कि ये कानून अगर हम बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये डिक्लेयर हो जाएगा नल एंड वॉइड, है ना। इनको खुद ही भरोसा नहीं था, इसका मतलब इनको समझ बहुत देर से आई है और यह बहुत जल्दी आई है। बहुत कुछ दिनों का मामला है, किसी ने इनको समझाया है कि भाई इससे आपकी राजनीति स्टैब्लिश होगी, आपका वोट बैंक बढ़ेगा। तो बहुत ज्यादा कारण तो ये है कि वोट बैंक के कारण इन्होंने ये लेके आए हैं। लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि हेमंत सोरेन यंग आदमी है और मतलब एक घाट पॉलिटिशियन बनने के लिए जितना समय राजनीति में रहना पड़ता है उतना वो रहे नहीं है। तो हमको लगता है कि एक बेसिक ईमानदारी उनके अंदर है, तो अब उनको उस बेसिक ईमानदारी का परिचय देना है, उनको इस कानून को ठीक करना है, ठीक करवाना है ना। बहुत सारे आदिवासी एडवोकेट्स हैं, अच्छे एडवोकेट्स, उसको ले आए। गैर आदिवासी एडवोकेट्स भी अच्छे हैं जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है ना, वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन आप ऐसे एडवोकेट्स को आपने ये काम दिया जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट था, उसने भाजपा की राजनीति का जो ये है कि राजनीति की जो जरूरत है उसको ध्यान में रखा, उसको केंद्र में रखा। जो गैर आदिवासी हैं, भाजपा की थिंकिंग, हाँ, उसका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसका जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उसको उन्होंने केंद्र में रखा। जो गैर आदिवासी हैं झारखंड में, उसका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको केंद्र में रखा और उसने एक ऐसा कानून बना दिया कि वो अपने कन्फ्लिक्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जाके धराशायी हो जाए। तो ये कानून तो जाके धराशायी हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो इसलिए इस कानून को ठीक करें, मेरी उनको यही सलाह है। बल्कि मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मुझे बेईमानी बर्दाश्त नहीं होती है और अन्याय भी नहीं बर्दाश्त होता है। तो मैं तो उनको हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आप न्याय करना चाहते हो सोरेन साहब, तो आप इस कानून को ठीक करिए, वरना आपके इंटेंशन पर डाउट होगा। हो सकता है कल मैं भी डाउट करूं कि आपने जानबूझ के इस तरह का कानून बनाया कि ये इंप्लीमेंट ही नहीं हो, है ना जी। तो आपने देखा दोस्तों, क्रांतिकारी अधिवक्ता श्री अखिलेश श्रीवास्तव जी ने किस तरह से आपको समझाया कि झारखंड की क्या परिस्थिति, जमशेदपुर की जो परिस्थिति है उसको आप तक जो अपनी मुखर आवाज में, जो बुलंद आवाज में, जो उनकी जो सोच है, एक बेखौफ होकर के झारखंड की समस्याओं को आप तक पहुंचाया। मैं श्री अखिलेश श्रीवास्तव जी को, क्रांतिकारी अधिवक्ता श्री अखिलेश श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें अपना इतना मूल्यवान वक्त हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर मैं आपसे इच्छा चाहता हूं कि फिर मैं दोबारा आऊं और आपसे फिर कुछ जमशेदपुर झारखंड के बारे में कुछ जानना जरूर चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत। आप ही का दफ्तर है, जब मर्जी आ जाइए।